नमस्कार दोस्तों, वी फॉर वॉइस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ रिसर्च कर रहा था, जो मुझे कुछ तथ्य मिले हैं। ये मैंने कुछ इंटरनेट की मदद से कुछ निकाले हैं, और उस तथ्यों के आधार पर मैं आज अपना आज का वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये सर्च करने की मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब मुझे ये चीज़ पता चली कि एप्स्टीन फाइल में किस तरह एक राष्ट्र अध्यक्षों के लिए एक ऐसा रैकेट चलाया जा रहा था, जिससे समस्त विश्व के कई नामचीन लोग, कई राष्ट्र अध्यक्ष उसके चंगुल में आ चुके थे। और ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ऐसा पहली बार हुआ या इससे पहले भी वैसा हुआ करता था। तो जब मैंने हिस्ट्री में इसको थोड़ा खंगाला और पता चला, तो मैंने सबसे पहले भारत की ही हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। पहले तो मुझे ये पता चला कि भारत को आप ये कह सकते हैं, भारत इस समय विश्व का सबसे बड़ा एक सेक्स टूरिज्म का सेक्टर बन चुका है, सेक्स टूरिज्म का एक मार्केट बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तथ्य बोल रहे हैं, क्योंकि भारत में इस समय कम से कम मोटे तौर पर देखा जाए तो 18 से 20 लाख के करीब सेक्स वर्कर्स काम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक खुशी की बात नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश में, जहाँ औरतों को देवी की तरह पूजा जाता है, माँ बहनों बेटियों को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, उस पे ऐसा एक ऐसा तगमा मिलना कि सेक्स टूरिज्म में भारत एक सरपुरी है, तो ये अपने आप में हमारे लिए डूब मरने की बात है। और मज़े की बात यह है कि एशिया की जो सबसे बड़ी जो सेक्स मंडी है, वो इस समय सोनागाची पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। एक कमाथी पूरा है जो मुंबई में है, बुधवार है जो ये पुणे में है, मुजफ्फरपुर, शिवदासपुर, गंगा जमुना, रेशमपुर, कबाड़ी बाज़ार, मीरागंज, ऐसे कई नाम हैं, मैं कितने नाम गिनाऊं। और शर्म की बात यह है कि सरकारें पिछले कई सालों में आई, कई गई, लेकिन किसी ने इस प्रथा को बंद करने की कोई पहल नहीं की। और इस प्रथा का दुष्प्रभाव क्या है, ये आप सब जानते हैं। मैं अपने अगले के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार। जैसे कि दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ जानकारी आपसे साझा की कि ये भारत में कि विश्व में ये देह व्यापार कब से शुरू हुआ, और भारत में इस समय कितनी औरतें इसमें संलिप्त हैं, कितनी इस समय क्या बोलूँ, कहने में मुझे ही शर्म आ रही है कि कितनी सेक्स वर्कर्स हमारे देश में हैं। और ये एक सभ्य समाज, स्वयं को हम विश्व गुरु कहते हैं, और विश्व गुरु होने के नाते हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है कि विश्व पटल पर हम इस समय एक सेक्स टूरिज्म में नंबर 1 पर आ रहे हैं। और जब मैंने सेक्स टूरिज्म की बात की, तो पता चला कि भारत में कम से कम 18 से 20 लाख के करीब इस समय सेक्स वर्कर हैं, जो विभिन्न राज्यों में, देश के विभिन्न कोनों में काम कर रही हैं। और आज इसका स्वरूप दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा है, और नए रूप में ये इसके नए ठिकाने बनते जा रहे हैं। और जाहिर है कि जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इनके ग्राहक भी वैसे ही हो रहे होंगे, इनके ग्राहक भी वैसे ही बन रहे हैं। इनका बाज़ार तभी फैल रहा है क्योंकि इनके जो उपभोक्ता है वो दिन प्रतिदिन फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और बात ये है कि ये प्रथा क्या अभी इतनी थी, या इससे पहले इसकी जड़ में जाना बड़ा ज़रूरी है। इसकी जड़ में जाने पर जब मुझे ये पता चला कि भारत में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सबसे पहले
मैं क्या बोलूँ, इनकी जो मतलब कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था। हमारे वेद पुराणों में इनका 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 जिक्र मिलता है कि जब अप्सराओं का जिक्र मिलता है। अप्सराएं क्या होती थी? अप्सराएं एक देव कन्याएं होती थी जो सिर्फ देवों के लिए अपना नृत्य परोसती थी और अपने आप को सामने रखती थी। उनको देव कन्याएं बोला जाता था। उसके बाद देवदासियों का प्रचलन चला। देवदासियों को केवल और केवल मंदिरों के पुजारियों के मंदिरों में नृत्य करने के लिए मंदिरों के पुजारियों की भोग विलासिता के लिए उनको दे दिया जाता था। उसके बाद गणिकाएं चली। गणिकाओं का काम क्या होता था? गणिकाओं का प्रचलन बौद्ध और जैन धर्म में चलना शुरू हुआ। जब वो गणिकाएं क्या करती थी? गणिकाएं एक तरह की आप बोल लीजिए कारपोरेट, जो आज की भाषा में बोला जाए तो कारपोरेट प्रोस्टिट्यूट्स होती थी उस समय। उसके बाद नगर वधू। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला कि इसका प्रचलन कब से शुरू हुआ, और जब मैंने प्रचलन पर इसके ऊपर जब ध्यान दिया तो सबसे पहले ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इनका जिक्र मिलता है। उससे पहले भारतीय कई वेद पुराणों में इनका जिक्र आता है। उस समय देवों के लिए अप्सराओं को देवों की भोग विलासिता के लिए उनके उनके मनोरंजन के लिए नियुक्त किया जाता था। कई ऐसी अप्सराओं का नाम आता है। वो उनको वो केवल देवलोकों के लिए ही होती थी। बाद में ये जिक्र मिलता है देवदासियों का। देवदासियों में ऐसा होता था कि मनुस्मृति के अनुसार देवदासियां निम्न जाति की औरतों को उनको मंदिरों के पुजारियों को परोसा जाता था ताकि उनकी भोग विलासिता वो कर सके, उनकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर सके। उसके बाद हमें जिक्र मिलता है गणिकाओं का। गणिकाएं एक तरह की एक जिसको बोला जाए कि एक हाई क्लास वो होती थी, वर्कर्स होती थी जिनको नृत्य आता था, जिनको और भी विद्याओं में वो पारंगत होती थी, लेकिन वो केवल और केवल राज दरबारों में ही वो करती थी, नृत्य करती थी और राज दरबारियों का ही मनोरंजन करती थी। उसके बाद जिक्र मिलता है हमें नगर वधुओं का। नगर वधुओं का जिक्र हमें जैन और बौद्ध काल के दौरान मिलता है। और वो इसी और मैं नगर वधुओं का नाम लूँ तो उस समय आम्रपाली का नाम बहुत ज़्यादा चला था। ये भी एक तरह की केवल और केवल एक मैजेस्टीज में ही अपना नृत्य प्रस्तुत करती थी और उनकी सत्ता का केंद्र रहती थी, उन्हीं के लिए काम करती थी, उन्हीं को वो अपना समस्त परोसती थी। उसके बाद मुग़ल काल में जब आते हैं तो उस समय तवाइफ़ों का जो प्रचलन शुरू हुआ। तवाइफ़ों के बाद बांदियों का प्रचलन शुरू हुआ। तवाइफ़ों का दर्जा थोड़ा उच्च होता था, जैसे गणिकाओं का होता था और जैसे नगर वधुओं का होता था। उसके बाद बांदियों का चला। बांदियों का ये होता था कि वो एक तरह की भेंट स्वरूप और वहाँ के मुग़ल शासक अपने हरम में रख लेते थे, उनको अपने हरम में जगह देते थे और उनके साथ अपना शारीरिक उनका शोषण भी करते थे। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों का काल आया, जब अंग्रेज़ी हुकूमत भारत में आई तो उन्होंने इसको सेक्स वर्कर का नाम दे दिया और तब से ये हमारे ऊपर एक दाग लगा हुआ है और अभी तक ये दाग मिटा